नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चोला एम्पायर को लेकर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है क्योंकि कुछ फिल्म मेकर्स है साउथ में, उन्होंने ये कहा है कि जो रीसेंट मूवी बनी है चोला एम्पायर पर, उसमें गलत तरीके से हिस्ट्री दिखाई गई है। इनके हिसाब से चोला एम्पायर हिंदू रिलीजन को फॉलो नहीं करता रहा। यहाँ पर आप देख पाओगे एक तमिल फिल्म मेकर है, उसके अलावा कमल हसन अलग से, इन्होंने ये कहा है कि चोला एम्पायर के टाइम में कोई कलेक्टिव हिंदुइज्म रिलीजन था ही नहीं, तो चोला एम्पायर को हिंदू दिखाना गलत है ना। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि मूवी किस एम्पायर के बारे में बनी थी और मूवी में दिखाया क्या गया है। ये आपके सामने है चोला एम्पायर अपनी पीक पर, 9 से लेकर 10 सेंचुरी पर ये बिल्कुल अपने जेनिथ पे था। यहाँ पे आप देख पाओगे इनका इन्फ्लुएंस। टेरिटरी की अगर हम बात करें, लैंड की बात करें, तो मॉडर्न डे केरला, तमिलनाडु, उसके अलावा कर्नाटका का रीजन, बाकी कई जो मॉडर्न डे इंडियन स्टेट्स है, इन सब की टेरिटरी चोला एम्पायर के अंडर आती थी। उसके अलावा आप अगर देखो इवन ओडिशा, बंगाल तक इनका इन्फ्लुएंस था। फिर आप अगर नीचे देखोगे यहाँ पर, तो जो बहुत सारे आज के समय में मॉडर्न डे आसियान देश है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन म्यांमार, वियतनाम, यहाँ पे आपको चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस दिखेगा। और इसी एम्पायर पर रिसेंटली एक मूवी बनी है पोनियन सेल्वन। पोनियन सेल्वन 1 अभी रिलीज करी गई है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे इन द फ्यूचर। ये मूवी बनाई है मणिरत्नम ने और इस मूवी पे फोकस किया गया है कि चोला डायनेस्टी किस तरीके से फैली, इसका विस्तार कैसे हुआ, किस तरीके से इन्होंने श्रीलंका कब्जाया, बाद में साउथ ईस्ट एशिया में इनका इन्फ्लुएंस फैलता गया, और साथ साथ ये भी दिखाया है कि पांड्या एम्पायर के साथ किस तरीके से इनकी राइवलरी आगे बढ़ी। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चोला एम्पायर और उसके आसपास की जो हिस्ट्री है वो समझाई है। और उस सब के अलावा आप अगर इस मूवी के डिटेल्स पर फोकस करोगे तो यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि चोला एम्पायर अपने टाइम के हिसाब से कितना प्रोग्रेसिव था। फॉर एग्जाम्पल आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सब एस्पेक्ट्स पर आप अगर इस एम्पायर का फोकस देखोगे तो साफ दिखता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड एम्पायर था। उसके अलावा जो इनके शहर थे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बने थे। फीमेल्स को यहाँ पर काफी रिस्पेक्ट दी जाती थी। चोला एम्पायर के टाइम में कई जो यहाँ पर सिटीज हैं, बहुत मेजर सिटीज थी, उनका नाम कई जो इनकी फीमेल एम्प्रेस थी उनके समान में रखा गया, जो यूजुअली होता नहीं था। आप 9-10 सेंचुरी देखो तो फीमेल्स को इतना सम्मान कहीं नहीं मिलता था कि उनके नाम पर कोई आप शहर का नाम रख दो या फिर कोई रिवर का नाम रख दो। ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर अकरेंस थी। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, चोला एम्पायर का जो आप कह लीजिए इनिशियल राइज था, इनकी शुरुआत हुई थी इनके राइज की 848 एडी में। उसके बाद ये अपने पीक पे पहुंचे 1030 एडी के आसपास। और एक कहावत मशहूर है चोला एम्पायर के बारे में कि जब चोला एम्पायर वियतनाम तक फैल रहा था, जब इनका इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में लगातार फैलता जा रहा था, तब हमने नॉर्थ में देखा कि लगातार इन्वेजन हो रही थी। सोमनाथ टेम्पल उसी समय लगातार रेड किया गया मोहम्मद गजनी द्वारा, जब चोला किंग्स वियतनाम पे विस्तार कर रहे थे। तो ये आप कह लीजिए एक यूनिक टाइम था इंडियन हिस्ट्री का। साउथ फ्लरिश कर रहा था, साउथ में विस्तार हो रहा था, नॉर्थ लगातार सिकुड़ता जा रहा था, नॉर्थ वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और इसलिए आज भी हमारे वेरियस जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये ओपनली कहते हैं कि सिंस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, एनसीईआरटी में और जगह, चोला एम्पायर को उस हद तक कवर किया जाता नहीं है जितना कवर किया जाना चाहिए। तो इसलिए ना हम इंडियंस ने अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया है, समझी नहीं है ये बात कि चोला एम्पायर कितना पावरफुल था अपने टाइम पे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी पूरी स्टेटमेंट है। ये एक्चुअली एक वीडियो शेयर कर रहे थे एक मंदिर की, जो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। ये मंदिर चोला एम्पायर के पीक पर बनाया गया था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडियंस को ना कभी खुद समझ में आ गया कि चोला एम्पायर टेक्नोलॉजिकली कितना पावरफुल था, कितना एडवांस था। और सिंस ये बात कभी हमको समझ नहीं आई, हम कभी दुनिया तक ये बात पहुंचा नहीं पाए कि ये एम्पायर हिस्ट्री बुक्स के सुनहरे पन्नों में जिसका नाम होना चाहिए, उसको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो अब आप यहाँ पर समझ गए किस एम्पायर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब मेन इशू यहाँ पर यह आता है कि वजह अजीब है, आज भी हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, मगर डिबेट एक स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी इस पर आप देखोगे न्यूज़ चैनल्स पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ट्वीट्स हो रही है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कि जी ये महान एम्पायर जिस पर हम सब प्राउड करते हैं, ये एम्पायर, इस एम्पायर का रिलीजन क्या था, क्या ये लोग हिंदुइज्म फॉलो करते थे या फिर नहीं करते थे। क्योंकि आज जो रिसेंट मूवी बनी है मणिरत्नम साहब की, उसमें इंडिकेशन साफ लगती है कि इस एम्पायर का मेन रिलीजन हिंदुइज्म था। अब रिसेंटली क्या होता है कि कई डायरेक्टर है वो कह रहे हैं साउथ में कि नई चोला एम्पायर के किंग्स को हिंदू दिखाना गलत है। और कमल हसन साहब ने यहाँ पर यह भी कह दिया कि उस टाइम कोई हिंदू रिलीजन, एक कलेक्टिव हिंदू रिलीजन था भी नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी स्टेटमेंट है,
Kamal Hassan agrees with the director. हिंदू रिलीजन वॉज नॉट देयर इन राजा राजा चोलास पीरियड। और इन्होंने आगे ये भी कहा है कि उस टाइम और बहुत टाइप के रिलीजन होते थे, शैविज्म था, उसके अलावा सवानंद था, वेरियस और टाइप के रिलीजन थे। हिंदू रिलीजन कलेक्टिवली कुछ एग्जिस्ट करता नहीं था। और ब्रिटिशर्स आए बाद में, ये इन्होंने ऐड करी है बात कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तब इन्होंने हमको कलेक्टिवली एक नाम दिया कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में जो लोग ये यहाँ पर ये सर्टन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, इनको हम क्या बुलाएं। तो फिर ब्रिटिशर्स ने हमको नाम दिया हिंदू। तो ये इन्होंने बात बोली है रिसेंटली। और ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट ये पहली बार दे रहे हैं, इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि जो वर्ड है हिंदू, ये कोई नेटिव नहीं है इंडिया का। ये नाम हमको पहले मुगल्स ने दिया था और बाद में इस नाम को एंडोर्स किया ब्रिटिशर्स ने। अब ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, मैटर इसलिए करती है क्योंकि इंटरनेशनली जहां भी चोला एम्पायर की बात होती है ना, तो वहां पर चोला एम्पायर को एक हिंदू एम्पायर ही बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ना, देखो चोला एम्पायर ने पूरे तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर बनाए थे। उनमें से सबसे 3 बहुत ही फेमस मंदिर हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ये टेम्पल 11 से लेकर 12 सेंचुरी के आसपास बनाए गए थे। और इन टेम्पल्स के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है कि शिव मंदिर थे, ये शिव जी के लिए ये मंदिर बनाए गए थे। और आप कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाओ, चाहे विकीपीडिया हो, ब्रिटानिका हो, वहाँ पर यही कहते हैं कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की, ये एक ग्रुप है ऑफ चोला डायनेस्टी एरा हिंदू टेम्पल्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये हमने बात कर ली है विकीपीडिया की। आप ब्रिटानिका में भी जाओगे, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी एनसाइक्लोपीडिया है, ब्रिटानिका भी ये कहती है कि चोला किंग्स वर हिंदूज हु वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा। तो देखिए, अगेन कंट्रोवर्सी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम हिंदू एक एम्पायर को कब कहेंगे, कब हम कहेंगे कि एक सर्टन एम्पायर हिंदू रिलीजन को फॉलो करता रहा, जबकि दुनिया आप अगर देखो कलेक्टिवली यही मानती है कि चोला एम्पायर के जो किंग्स थे दे फॉलोड हिंदू रिलीजन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या अभी जो स्टेटस है इंटरनेशनली एनसाइक्लोपीडियाज में, बुक्स में, कि चोला एम्पायर के जो एम्परर्स थे दे फॉलोड हिंदू रिलीजन, क्या यही स्टेटस होना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये कमल हसन ठीक कह रहे हैं, बाकी जो जगह ठीक कह रहे हैं। इस बात को लेकर डिबेट है कि ये एम्पायर जेन्युइनली हिंदुइज्म फॉलो करता था या नहीं करता था। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगेन देखो, मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको बता सकता हूं कि कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई, किस एम्पायर के बारे में कंट्रोवर्सी थी। इंटरनेशनली एकेडमिक्स में दुनिया भर की आप अगर इंसाइक्लोपीडियाज देख लो, क्योंकि यूजुअली जब हम बात करते हैं एम्पायर्स की तब हम एनसाइक्लोपीडिया की ही बात करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में चाहे कोई रशिया में हो, जापान में हो, यूएसए में हो, वो चोला एम्पायर के बारे में नॉलेज इन एनसाइक्लोपीडिया से ही गैदर करेगा। तो यहाँ पर जो लिखा है ये मैटर करता है। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से जो जानकारी है आपके सामने रख दी है। आगे मैं यहाँ पे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में। आई वुड रियली लाइक टू नो योर थॉट्स। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटैम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपये में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।